हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अलायंस आईएएस एकेडमी ऑनलाइन सीरीज। यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी थ्रू लक्ष्मीकांत 6th एडिशन। हम लोगों ने रिसेंटली अभी स्टार्ट किए हैं आपके पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स की जो सीरीज़ है काफ़ी वक्त लगेगा इसको कवर करने के लिए, और इसमें अभी हमने पहला अपना चैप्टर या पहला अपना जो वीडियो है वो अभी शूट किया है, जिसमें हमने बात करी है इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के बारे में कि बेसिकली आपके फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं। जैसा हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स जाते हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम इन सारे आर्टिकल्स को एक एक करके बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करेंगे, और फंडामेंटल राइट्स की जो सीरीज़ है इसमें आपका ये सेकंड वीडियो है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 12 के बारे में, संविधान के अनुच्छेद 12 के बारे में। बट हमेशा की तरह कुछ सजेशन मेरा रहेगा आपके लिए। पहला ये कि जब आप इस सीरीज़ को देख रहे हैं, जब आप इस लेक्चर को सुन रहे हैं, तो आप लक्ष्मीकांत अपने पास ज़रूर रखें। राइट, लक्ष्मीकांत का आइडियली 6th एडिशन आपके पास होना चाहिए, लेकिन अगर आप ऑलरेडी 5th एडिशन खरीद चुके हैं तो 5th एडिशन विल ऑल्सो डू द सेम थिंग, और बाकी जो भी अपडेट होंगे वो मैं आपको स्लाइड्स में कवर कर ही दूंगा। इसके अलावा आपको अपने पास रखना है एक हाइलाइटर, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उन्हें हाईलाइट कर सकें। इसके अलावा एक नोटबुक आपको अपने पास रखनी है, जिसमें आप शॉर्ट नोट्स तैयार करेंगे इन केस आपके पास लक्ष्मीकांत नहीं है। अगर आपके पास लक्ष्मीकांत है तो आप उसी में हाईलाइट करिए, उसी में आप पॉइंट्स को ऐड ऑन करिए। लेकिन अगर आपके पास लक्ष्मीकांत नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने छोटे नोट्स ज़रूर तैयार करिएगा फॉर द पर्पस ऑफ रिवीजन। राइट, इसके अलावा आपको इस लेक्चर को सुनना है 1.5 की स्पीड में, अगर आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं आपके फंडामेंटल राइट्स को। राइट, या फिर आप इसको डबल स्पीड पे भी चला सकते हैं। और अगर आपका ये पहला लेक्चर है, आपने फंडामेंटल राइट्स अभी तक नहीं कवर किए हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि आप नॉर्मल स्पीड पे रहिए, या फिर आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहा हूँ तो आप 1.25 की स्पीड पे भी जा सकते हैं, बिकॉज टाइम इज़ मनी एंड मनी है सर्टेन वैल्यू। सो जो भी आपके पास टाइम है उसको आप कद्र करें, उसको आप वैल्यू करें। सो ऑन दिस नोट लेट्स स्टार्ट अवर न्यू सीरीज का सेकंड वीडियो, जहां पे हम बात करेंगे आर्टिकल 12 के बारे में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो, अभी तक हमने क्या किया, हमने पार्ट 3 डिस्कस किया, हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करी। इनफैक्ट हमने फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स के बारे में बात करी। जब हम फीचर्स के बारे में बात कर रहे थे तो मैंने एक पॉइंट आपको बताया था, जिसमें मैंने आपसे ये कहा था कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये आपको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द स्टेट। ठीक है, अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द स्टेट। जब हम स्टेट की बात कर रहे थे तो उसमें हमने 2 ऑर्गन्स के बारे में बात करा था। पहला था लेजिस्लेचर, कि लेजिस्लेचर अगर अनटिसंट कानून बनाता है, राइट, आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, देन आपके पास अधिकार होता है कि आप जुडिशरी के पास जा सकते हैं। ऐसे ही अगर एग्जीक्यूटिव कोई अनटिसंट फैसले लेता है, नागरिकों के अधिकारों का हनन करता है, देन ऑल्सो यू कैन मूव टू जुडिशरी। राइट, सो यहां पर हमने देखा था टायरनी ऑफ द स्टेट, कि स्टेट के विरुद्ध आपको प्रोटेक्शन देता है। तो आर्टिकल 12 क्या करता है? आर्टिकल 12 स्टेट को डिफाइन करता है, दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। जब हम टायरनी ऑफ द स्टेट के बारे में बात करें, जब हम ये कह रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स आपको स्टेट के खिलाफ प्रोटेक्शन देता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्टेट क्या होता है, यानी राज्य की क्या परिभाषा है। ठीक, तो कोई आपसे पूछे कि अनुच्छेद 12 में क्या है, तो अनुच्छेद 12 में आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। और ये जो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है, ये राज्य की परिभाषा पार्ट 3 के लिए दी गई है, यानी फंडामेंटल राइट्स के लिए दी गई है। तो जहां जहां पर आपको स्टेट दिखाई देगा, जहां जहां पर आपको ये टर्म दिखाई देगा, स्टेट दिखाई देगा, वहां वहां पर आपको ये जानना है कि जो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है, स्टेट की परिभाषा है, उसी स्टेट के बारे में बात करी जा रही है। ठीक, तो अब बात करते हैं स्टेट में आता क्या है। तो पहला आपको याद रखना है कि स्टेट की डेफिनेशन में आती है आपकी सरकार, यानी कि गवर्नमेंट, और इसके अलावा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, वी आर टॉकिंग अबाउट लोकसभा,
राज्यसभा एंड योर प्रेसिडेंट। इसका मतलब ये तीनों के तीनों क्या है, ये स्टेट के एम्बिट के अंडर आएंगे, ये स्टेट की डेफिनेशन के अंडर आएंगे। तो कौन कौन आएगा, एक आएगा गवर्नमेंट, फिर है आपका पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, हम किसकी बात कर रहे हैं, लोकसभा की बात कर रहे हैं, राज्यसभा की, और राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं। इसके अलावा राज्य की परिभाषा में आएंगे आपकी राज्य सरकारें यानी स्टेट गवर्नमेंट्स, और वहां की लेजिस्लेटिव असेंबलीज, वहां की विधानसभाएं, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज, वहां की जो विधानसभाएं हैं वो भी राज्य की परिभाषा में आएंगी, और अगर वहां पर आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो वो भी आपकी राज्य की परिभाषा में आएगी। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जितनी भी आपकी लोकल बॉडीज हैं वो भी आपकी राज्य की परिभाषा में आएंगी। लोकल बॉडीज जैसे कि आपकी पंचायत, ठीक है, तो पंचायत क्या होगा, स्टेट की डेफिनेशन में आएगा। दूसरा जैसे आपकी म्युनिसिपैलिटीज, तो म्युनिसिपैलिटीज क्या होंगी, म्युनिसिपैलिटीज भी आपकी स्टेट मानी जाएंगी। फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड क्या होंगे, ये भी आपके स्टेट की डेफिनेशन में कंसीडर किए जाएंगे। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके बाद बात करते हैं उन अदर बॉडीज की, ऑल अदर अथॉरिटीज की, ऑल अदर बॉडीज की विच आर स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी इन नेचर। स्टैट्यूटरी बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जो कानून के द्वारा बनती हैं, यानी एक्ट के द्वारा बनती हैं, उन बॉडीज को स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है। और वो बॉडी जो कि कानून के द्वारा, किसी एक्ट के द्वारा अगर नहीं बनती हैं तो उन्हें नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है। तो बहुत सारी ऐसी अथॉरिटीज हैं जो कि एक्ट के जरिए बनाई गई हैं या फिर एक्ट के जरिए नहीं बनाई गई हैं, उनको भी स्टेट की डेफिनेशन में डाला गया है। अभी हम इन ऑल अदर बॉडीज के बारे में चर्चा करेंगे, अभी तो मैं आपको सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। इसके अलावा अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से आ सकती है कि अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट की जगह दे मे यूज अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट दैट हियर वी आर यूजिंग द टर्म सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है या कोई प्राइवेट बॉडी है और अगर वो सरकार के बिहाफ पे काम कर रही है तो वो भी डेफिनेशन ऑफ स्टेट में कंसीडर की जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं आपका NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको एक सड़क बनानी है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, ये हाईवे बनाएगा। कौन सा हाईवे बनाएगा, नेशनल हाईवे बनाएगा। तो अब ये हाईवे बनाना है तो ये खुद तो नहीं बनाएगा, राइट। तो मान लेते इसने क्या किया, इसने टेंडर निकाला और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स ने टेंडर फिल किया और रामलाल जो है वो टेंडर जीत लेता है, उसको टेंडर मिल जाता है। तो अब रामलाल को ये सड़क बनानी है 1 साल के अंदर, ठीक है। तो रामलाल क्या कर रहा है, रामलाल ये सड़क बना रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ऑल्दो रामलाल इज अ प्राइवेट पर्सन, ही इज अ प्राइवेट बॉडी, बट स्टिल जब वो सरकारी काम कर रहा होगा, यानी जब वो NHAI की सड़क बना रहा होगा, तो जितने वक्त के लिए उस प्रोजेक्ट में वो शामिल है उतने वक्त के लिए रामलाल को भी, यानी एक प्राइवेट बॉडी को भी एक स्टेट कंसीडर किया जाएगा। इट विल और ही विल कम अंडर द एम्बिट ऑफ स्टेट, अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, राइट। तो आपको ये याद रखना है। दूसरा, जब आप स्टेट की डेफिनेशन जब आप क्लियर हो जाती है कि क्या स्टेट में आएगा और क्या स्टेट में नहीं आएगा, तो इसका यूज क्या है, इसका यूज ये है कि स्टेट के खिलाफ आप जा सकते हैं कोर्ट में, राइट। आप जा सकते हैं जुडिशरी के पास। जब स्टेट आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा तो आप जुडिशरी के पास जा सकते हैं, राइट। आपको याद है आर्टिकल 32 जो नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो आपको पता तो होना चाहिए कि स्टेट है कौन, राइट। तो अगर आपको नहीं पता कि रामलाल जो है वो सड़क बनाते हुए, वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को करते हुए स्टेट की डेफिनेशन में कंसीडर किया जाएगा, तो आप कैसे उसके खिलाफ केस करोगे। तो इसलिए स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 12 में बहुत क्लियरली दी गई है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कुछ तो आपको ये बातें याद रखनी है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं जो कि आए हैं आपको, अगर आप याद रख सको तो वेल एंड गुड, और अगर आपको नहीं भी याद होता है तो भी अभी तक तो ये सवाल पूछा नहीं गया है, प्री की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम यूपीएससी मेंस की बात करें और वहां पे अगर आप रेफरेंस देते हो इन सारे केसेस का, तो विदाउट एनी डाउट यू विल गेट 1 और 2 मार्क्स एक्स्ट्रा फॉर दिस, राइट। सो अभी रिसेंटली ये आपके करंट अफेयर्स का भी पार्ट है,
दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है और केस का नाम है संजय बहल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। संजय बहल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इस केस में हाई कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है? उनका ये कहना है दैट यूनाइटेड नेशंस इज नॉट अ स्टेट। वेरी इंपॉर्टेंट। तो होता क्या है, यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्री में और वो आपसे 4-5 स्टेटमेंट आपके सामने दे देगा कि इनमें से कौन कौन सा जो है वो स्टेट की डेफिनेशन में आएगा। फॉर एग्जांपल, क्या लोकसभा आएगा, क्या राज्यसभा आएगा, क्या प्रेसिडेंट आएगा, क्या गवर्नर आएगा, और फिर वो एक ऑप्शन दे देगा यूनाइटेड नेशंस का जो यूनाइटेड नेशंस जो है क्या वो स्टेट की डेफिनेशन में आएगा, यानी यूनाइटेड नेशन का कोई ऑफिस अगर भारत में है तो क्या वो राज्य की परिभाषा में आएगा। तो आपको याद रखना है लोकसभा आएगा, राज्यसभा आएगा, प्रेसिडेंट आएगा, गवर्नर आएगा, लेकिन हाईकोर्ट के जजमेंट के हिसाब से यूनाइटेड नेशन नहीं आएगा। और ये कौन से केस में दिया गया है? संजय बहेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स में दिया गया है। आपकी लक्ष्मीकांत में इतना डीप एनालिसिस नहीं किया गया है आर्टिकल 12 का, और बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे आर्टिकल 12 आपको पढ़ाया गया है, बट आई विल ट्राई कि मैं इस आर्टिकल को बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपका कवर कर लूँ। ठीक है, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये आर्टिकल 12 की डेफिनेशन में नहीं आएगा। अच्छा, आपको ये याद रखना है कि अब मान लेते हैं कि आपका कोई केस चल रहा है यूनाइटेड नेशंस के किसी ऑफिस के खिलाफ भारत में, ठीक है। तो अगर ये स्टेट की डेफिनेशन में आता तो आप यूज करते आर्टिकल 32 और आप डायरेक्टली चले जाते सुप्रीम कोर्ट। क्यों? क्योंकि ये स्टेट की डेफिनेशन में, देखो यार इसको अच्छे से समझो, देखो क्या है कि स्टेट को डिफाइन किया गया है आर्टिकल 12 में। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है ताकि अगर स्टेट आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, राइट, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे? आर्टिकल 32 का यूज करेंगे और डायरेक्टली जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन किया जा रहा है बाय द स्टेट, और स्टेट फंडामेंटल राइट का जब वॉयलेशन करेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको अधिकार देता है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ठीक, तो ये, लेकिन अगर स्टेट की डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है तो एक कंडीशन मान लेते हैं यूनाइटेड नेशंस की। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का कोई ऑफिस इंडिया में है तो पहली कंडीशन ये है कि यूनाइटेड नेशन स्टेट माना जाएगा। ठीक है, अब अगर वो स्टेट माना जाएगा अंडर आर्टिकल 12 तो यूनाइटेड नेशन अगर आपके फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन करता है तो आप कहां जाएंगे? आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 32 आपको ये राइट देता है कि स्टेट अगर आपके फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन करेगा तो आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, लेकिन दूसरी कंडीशन ले लेते हैं जो कि अभी पता चला हमको। ठीक है, संजय बहेल केस में आपको ये पता चलता है कि यूनाइटेड नेशन जो है ये स्टेट नहीं है, ये इंडिया में इसे स्टेट की डेफिनेशन के अंडर कवर नहीं किया गया है। इसका मतलब कि अगर यूनाइटेड नेशन के खिलाफ आपको कोई केस करना है, इसके ऑफिस के खिलाफ अगर आपको कोई केस करना है तो आप आर्टिकल 32 का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि स्टेट तो है नहीं है। तो अब आप किसका इस्तेमाल करेंगे? आप यूज करेंगे आर्टिकल 226 का, और आर्टिकल 226 आपको हाई कोर्ट जाने का अधिकार देता है। तो आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली नहीं जा सकते, आप आर्टिकल 226 का इस्तेमाल करेंगे और आप जाएंगे हाई कोर्ट। तो ये रेलिवेंस है आर्टिकल 12 का कि अगर आपको पता है कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्या है और क्या क्या डेफिनेशन ऑफ स्टेट में आता है तो आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वेदर यू विल गो टू सुप्रीम कोर्ट और यू विल गो टू हाई कोर्ट। अगर स्टेट है तो आप जाएंगे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट 32 का इस्तेमाल करके, और अगर हाई कोर्ट है तो आप जाएंगे 226। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है? यहाँ पर यही लिखा गया है कि भैया आप कौन से आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे? 226 का करेंगे, 32 का नहीं कर सकते क्योंकि स्टेट नहीं है। आई होप मैंने काफी अच्छे से आपको ये पॉइंट समझा दिया है। इनकेस अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड यही यहाँ पर कोर्ट का जो कमेंट है वो भी दिखाया गया है दैट बाय नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन व्हिच इज एन इंटरनेशनल बॉडी be treated as instrumentality and or agency of the government। तो जो बात मैंने आपको ऊपर बताई वही स्टेटमेंट में हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने नीचे कमेंट किया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक, अब जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं सेम चीज यहाँ पे रिपीट हो रही है कि आपके पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक बार बार स्टेट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। क्यों किया गया है? ताकि आपको टायरनी ऑफ द स्टेट से बचाया जा सके। तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेट होता क्या है। सेम इस पूरी स्लाइड में सेम बातें लिखी गई हैं
इसीलिए आर्टिकल 12 में स्टेट की परिभाषा दी गई है, स्टेट की डेफिनेशन दी गई है। आप पॉज बटन प्रेस कर सकते हैं और जो भी स्लाइड में लिखा है आप उसे पढ़ सकते हैं, उसके नोट्स बना सकते हैं। मैं बहुत आसान भाषा में इसे ऑलरेडी समझा चुका हूं, तो आई वॉन्ट रिपीट दैट, ठीक है। तो अब इसमें कुछ डिस्प्यूट आते हैं, कुछ डिस्कशंस आते हैं, राइट। अब पंगा तो होगा भाई कि आर्टिकल 12 क्या है, तो इंटरप्रिटेशन के ऊपर बात आ जाती है कि इसके किस तरीके से आप स्टेट को डिफाइन करेंगे। तो जब दो तरह के लोग होंगे तो डेफिनेटली फिर बोन ऑफ कंटेंशन होगा, राइट। एक का इंटरप्रिटेशन कुछ और होगा, दूसरे का इंटरप्रिटेशन कुछ और होगा। तो दो तरह के इंटरप्रिटेशन आपको देखने को मिलते हैं। पहला है रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन और दूसरा है आपका लिबरल इंटरप्रिटेशन। नाम से ही पता चलता है रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन में क्या होगा कि जो इस स्कूल ऑफ थॉट के लोग होंगे वो ये चाहेंगे कि स्टेट की डेफिनेशन को बहुत रिस्ट्रिक्ट किया जाए, बहुत लिमिट किया जाए। वेयर एज ऑन दी अदर हैंड वो लोग जो कि लिबरल इंटरप्रिटेशन स्कूल ऑफ थॉट से होंगे, उनका ये मानना होगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा बॉडीज को स्टेट की डेफिनेशन के अंदर लाना चाहिए। तो दो पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं, एक वो लोग जो कि रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन पर यकीन करेंगे और दूसरे वो जो लिबरल इंटरप्रिटेशन पर यकीन करेंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन, यहां पे बोला जाएगा कि केवल और केवल हम सरकार को जो है अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट लेके आए, या फिर हम केवल सोवरेन जो फंक्शंस परफॉर्म कर रही है जो बॉडी, उसको हम डेफिनेशन ऑफ स्टेट के अंदर लेके आ सकते हैं। लेकिन लिबरल इंटरप्रिटेशन क्या बोलेगा? लिबरल इंटरप्रिटेशन ये बोलेगा कि गवर्नमेंट तो होगी ही होगी, स्टेट तो होगी गवर्नमेंट, इसके अलावा सोवरेन जो बॉडी है वो होगी स्टेट, बट इसके अलावा हमको इसके दायरे को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा और कुछ ऐसी बॉडीज जैसे आपकी LIC हो गया, ONGC हो गया, राइट, इंडियन रेलवेज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हो गए, इन सबको हमें किसकी डेफिनेशन में लाना है? इन सबको हमको एक्सक्यूज मी, इन सबको हमें डेफिनेशन में लाना है स्टेट की। तो ये दो आपको इंटरप्रिटेशन देखने को मिल रहे हैं, सेम बातें इसमें लिखी हैं, राइट। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट केस आता है RD शेट्टी वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और यहां पे एक आपके जज होते हैं, जस्टिस होते हैं, जिनका नाम है PN भगवती। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर IAS का मेंस का एग्जाम। और वहां पे अगर आप इन सारे पॉइंट्स को लिखते हैं, इन सारे केसेस को लिखते हैं, इन सारी ऑब्जर्वेशन को लिखते हैं, तो अगेन आई एम सेइंग आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। तो PN भगवती जो है आपके जस्टिस PN भगवती RD शेट्टी केस में, RD शेट्टी वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया केस में 5 पॉइंट टेस्ट देते हैं। यानी कोई भी बॉडी स्टेट होगी या स्टेट नहीं होगी, इसके लिए 5 पॉइंट टेस्ट किया जा सकता है। तो 5 पॉइंट टेस्ट आपको कहां पे मिलता है? PN भगवती के द्वारा, जस्टिस PN भगवती के द्वारा आपको देखने को मिलता है। और केस का नाम है आपका RD शेट्टी वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। गिव मी सम ब्रेक, बहुत तेज हवा चल रही है और दरवाजे खड़खड़ा रहे हैं, तो मुझे दरवाजे बंद करने पड़ेंगे। जस्ट गिव मी सम टाइम। ओके, सो आगे बढ़ते हैं एंड वी वर टॉकिंग अबाउट 5 पॉइंट टेस्ट। 5 पॉइंट टेस्ट के बारे में हम बात कर रहे थे। बहुत अच्छा वेदर हो गया, बहुत ठंडी हवा चल रही है एंड आई एम ट्रैम्प्ड हेयर, आई एम ऑक्यूपाइड हेयर, बट कोई नहीं, इट्स माई ड्यूटी एंड आई एम लविंग इट। सो 5 से 10 मिनट में से ख़त्म करता हूँ एंड देन आई विल गो आउटसाइड एंड एन्जॉय द वेदर। आप भी करिए, क्या यू हैव द लिबर्टी कि आप जब चाहे पॉज कर सकते हैं, जब चाहे इसको आप देख सकते हैं, बट अगर मोमेंटम टूट जाता है तो उसके बाद ज़्यादा मज़ा आता नहीं है पढ़ाने में, ठीक है। सो 5 पॉइंट समवन, नॉट 5 पॉइंट समवन, 5 पॉइंट टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो पहला जो आपका पॉइंट है दैट इज, अगर कोई भी बॉडी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को फंड किया जा रहा है, फाइनेंशियली फंड किया जा रहा है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज उसमें एलोकेट किए जा रहे हैं
बाय द स्टेट, तो उस बॉडी को हम स्टेट कंसीडर करेंगे, राइट। यानी कोई बॉडी है, मान लेते हैं ONGC है, तो ये क्या है, ये एक PSU है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, और यहाँ पर मोर देन 50% जो शेयर है वो किसके हैं, वो गवर्नमेंट के हैं। तो अगर गवर्नमेंट इस तरीके से फंडिंग कर रही है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एलोकेट कर रही है, तो इस बॉडी को यानी ONGC को हम क्या कंसीडर करेंगे, इसे हम कंसीडर करेंगे स्टेट, ठीक है। इसके अलावा कोई ऐसी बॉडी जहां पर स्टेट जो है उसका बहुत ही डीप कंट्रोल है, बहुत ही परवेसिव कंट्रोल है, बहुत ही विजिबल कंट्रोल है, तो उसको भी हम स्टेट की डेफिनेशन में कंसीडर करेंगे, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें उस बॉडी के फंक्शनल कैरेक्टर के बारे में, राइट, यानी वो जो बॉडी है वो कुछ इस तरह का काम कर रही है जो कि गवर्नमेंट का काम है, सरकार का फंक्शन है, राइट, और पब्लिक इंपॉर्टेंस का काम है, जैसे इंडियन रेलवेज की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, तो पब्लिक इंपॉर्टेंस का काम है, सरकार का काम है, तो उसको भी हम स्टेट के एम्बिट में लेके आएंगे। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ट्रांसफर टू अ कॉर्पोरेशन, अगर सरकार का कोई डिपार्टमेंट है जो किसी कॉर्पोरेशन को ट्रांसफर कर दिया गया है, राइट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है और किसी कॉर्पोरेशन को दे दिया गया है, तो वो भी आपकी स्टेट की डेफिनेशन में, स्टेट की परिभाषा में आएगा। इसके अलावा अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है, कोई ऐसी कंपनी है जो किसी इंडस्ट्री में मोनोपोली स्टेटस जिसको मिला हुआ है, राइट, जहां पे केवल वही रूल कर रहे हैं, तो वो भी आपका स्टेट की डेफिनेशन में आएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है अगेन इंडियन रेलवेज। तो इंडियन रेलवेज क्या है, आपका जो रेलवे नेटवर्क है वहां पर मोनोपोली स्टेटस उसको मिला है, और ये जो मोनोपोली स्टेटस है इसको किसने प्रोटेक्ट किया है, इसको सरकार ने प्रोटेक्ट किया है, एंड दैट इज द रीजन इंडियन रेलवे विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज स्टेट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आता है आपका रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा केस, ठीक। याद रख सको तो वेल एंड गुड, नहीं भी रखोगे नॉट एन इशू। इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें आपको याद ये रखना है कि इस जजमेंट में क्या आया था, इस जजमेंट में ये आया था कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट है, राइट, वो स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। पहला तो मोटा माटी आप याद रख लो, सुप्रीम कोर्ट स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आएगा, ठीक। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको, सुप्रीम कोर्ट के दो फंक्शन है, यानी जुडिशरी के दो फंक्शन हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एक फंक्शन है जुडिशियस फंक्शन, यानी जब सुप्रीम कोर्ट एज अ जुडिशियल बॉडी काम करेगा, जब वो जजमेंट सुनाएगा, राइट, तो एज अ जुडिशियल बॉडी जब वो अपने काम को परफॉर्म कर रहा है, तो उसको हम उस वक्त क्या कंसीडर करेंगे कि ये अपने जुडिशियस फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में जुडिशियल फंक्शंस के अलावा जितने फंक्शंस हैं वो काउंट होंगे। फॉर एग्जांपल कोई एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, या इंटरनल मैनेजमेंट हो रहा है, वगैरह वगैरह, या कोलिजियम सिस्टम इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, राइट, रिक्रूटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस के लिए कोलिजियम सिस्टम है, अगर वहां पर काम हो रहा है, ठीक है, तो ये दो अलग अलग तरह के काम हो गए। तो याद आपको ये रखना है कि जब सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म, नो कोलिजियम सिस्टम नहीं आएगा इसमें, सॉरी कोलिजियम यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, तो कोलिजियम यहाँ पे आएगा। तो जब अपने जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है तब वो स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आएगा, और जब वो नॉर्मल अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है तब वो स्टेट की डेफिनेशन में आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट जब अपने जुडिशियल फंक्शंस को परफॉर्म करेगा तो वो नहीं आएगा स्टेट की डेफिनेशन में, और जब वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को परफॉर्म करेगा तो वो आएगा अपने स्टेट की डेफिनेशन में। वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहां पर था, ये अशोक हुर्रा केस में था, रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा केस में ये जजमेंट आया था, ठीक। सो आगे हम कंटिन्यू करेंगे फंडामेंटल राइट्स को। तो फिलहाल तो आर्टिकल 12 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा अबाउट आर्टिकल 12। नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे आर्टिकल 13 के ऊपर, और तब तक आपको करना है एक असाइनमेंट, और असाइनमेंट है अगेन ये आपका यूपीएससी के मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट करने हैं। तो क्वेश्चन है, डिस्कस ईच एडजेक्टिव अटैच्ड टू द वर्ड रिपब्लिक इन द प्रेम्बल, आर दे डिफेंडेबल इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। 150 वर्ड्स में आपको लिखना है, पॉइंट वाइज फॉर्मेट में आप लिखना तो जल्दी आपका आंसर खत्म हो जाएगा और सारा कंटेंट आप इसमें कवर कर पाएंगे। आप 150 से भी ज़्यादा लिख सकते हैं, आप 200 वर्ड्स तक
ट्राई कर सकते हैं इसमें 180 to 200 वर्ड्स, इट विल बी गुड ऑप्शन फॉर यू। ठीक है, थोड़ा सा चैलेंजिंग लगेगा इनिशियली इसको लिखना, लेकिन अगर आप स्टार्ट करेंगे, आप बहुत ख़राब आंसर लिखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप लिखेंगे एंड दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आज खराब लिखेंगे, कल थोड़ा कम खराब लिखेंगे, परसों थोड़ा और कम खराब लिखेंगे, और फिर आप ठीक ठाक आंसर लिखना शुरू कर देंगे, राइट? So I hope you will participate. I really hope you will participate. Right? So take care of yourself, and I would like to take your leave now. Thank you so much. God bless you.